हेलो नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आज़ादी के 3 दशक बाद लोगों का धीरे टूटने लगा, जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्ति हुई। पिछले अध्याय में हम चुनावी भूचाल और राजनीतिक संकट के बारे में पढ़ा। बहरहाल उस जन संतोष की असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में नहीं हुई। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्ग जैसे महिला, छात्र, दलित और किसानों को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनकी ज़रूरत और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुई। इन आवाज़ों के जन आंदोलन का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय में आए। इस अध्याय में हम 1970 के दशक के बाद जन आंदोलन की विकास यात्रा को परखने की कोशिश करेंगे। इसमें चर्चा में हम समझ सकेंगे कि जन आंदोलन क्या है, भारतीय समाज किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया, हमारे लोकतांत्रिक में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन की प्रकृति। इस अध्याय की जब शुरुआती चित्र पर ध्यान दीजिए। आप इसमें क्या देख रहे हैं? गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों की अपनी बाहों में बांध रखा है? क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं? ये लोग कोई पर्व त्यौहार मना रहे हैं? दरअसल चित्र में नजर आ रहे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो तस्वीर दी गई है, उसमें सामूहिक कार्यवाही की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया है। यह घटना 1973 में घटी, जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गाँव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ और इसको चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू की पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री की एक निर्माता कप को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गाँव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की परिस्थिति और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों को आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई। इसी से आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आज जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का बना आच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल इस आंदोलन की सफलता की तो है, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में है देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दल आधारित आंदोलन। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकती है और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ, जैसे जात प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर सभा संगठनों के आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। ऐसे आंदोलन आज़ादी के दौर में चलते रहे। मुंबई, कोलकाता, कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठन के आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियां ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। उन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनः वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। आप मार्क्स लेनिनवादी समूह के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोड़ आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने
इनका नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ। इन आंदोलनों में शरीक हुए कई व्यक्ति संगठन राजनीतिक दलों में से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ाव से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हुआ। इसका तात्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ। लेकिन अगर कारणों की खोज जरा दूर तक करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोहभंग हुआ था। देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे: आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आज़ादी की शुरुआती में 20 साल में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिली। जात और लिंग आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज़्यादा जटिल कर दिया तथा धारदार बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच में एक न पाटी जा सकने वाली फाक पैदा हो गई। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हो रहा था। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए उन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए। दलितों तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर धकेल दिए गए समूहों को लामबंद करना शुरू किया गया। मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों ने स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी संगठन कहा गया। जिसे स्वयंसेवी संगठनों ने इस अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। इसको एसएचजी बोला जाता है। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन ना तो चुनाव लड़े और ना ही उन्होंने किसी भी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उसमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा गया था। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कारगर होगी। इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों को सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार में प्रकृति में सुधार आएगा। ये देख देते हैं, एक सर है नामदेव ढासाल। सदियों से सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए बिखरा था हमारा लहू और बदले में यहाँ मिला खाने को पत्थर, लेकिन अब हमें ढानी ही होगी यह इमारत जो चूम रही आकाश को। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। अब सूरजमुखी की तरह घुमाना भी होगा कुछ मुख अपना सूरज की तरफ। नामदेव ढसाल कीर्ति गोलकीट की मराठी कविता हिंदी में अनुवाद। अब भी ऐसे स्वयंसेवी संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय है। बहरहाल अब इनकी प्रकृति बदल गई है। बाद के समय में ऐसे अनेक संगठनों को वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा। ऐसे एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियां भी शामिल हैं। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल को आदर्श कुछ कमज़ोर हुआ है। दलित पंथर मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए कि आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर की क्या अर्थ है। अंधेरे की पथ यात्रा संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी ही अनेक कविताएं लिखी। आज़ादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभव से गुजरना पड़ रहा था और उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसमें दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। आप सामाजिक आर्थिक बदलाव को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के स्वप्न और हिंदू जात व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णन एक ऐसा पुरुष के रूप में मिलता है। उदय 70वें दशक के शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई।
इनमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बढ़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी की इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आज़ादी के बाद सालों में दलित समूह मुख्यतः जात आधारित असमानता और भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वो इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जात आधारित किसी भी तरह की भेदभाव की विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियाँ का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकार इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उसके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातगत परिस्थितियों की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। ये पार्टियां हंसिए पे रहती थी। चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। पार्टियां लगातार इन वजहों से दलित पैंथर्स चुनावी दावेदारी को करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। गतिविधि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स और उसके समधर्मा संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधात्मक एजेंडा जात प्रथा को समाप्त करना था। भूमिहीन, गरीब, किसान और शहरी औद्योगिक मजदूर, दलित सहित सारे वंचितों वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जात प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालत की। भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं में मराठी के साहित्य में जबरदस्त हिलोल उठी। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी और सांस्कृतिक के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद दौर में दलित पैंथर ने चुनावी समझौते किए। उनमें से कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी इक्वलाइजेशन फेडरेशन बॉम्बफेस्ट ने दलित पैंथर्स की औनत से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति की। भारतीय किसान यूनियन 70 के दशक में भारतीय समाज के कई तरह के असंतोष हुए। यहाँ तक कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार के राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संघर्ष का एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनिक किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। उदय 1988 की जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोधी कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वो धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का, या कहें कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। BKU पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक में अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद के सालों में इन गाँव इलाकों में गन्ना और गेहूं की मुख्य नकदी फसलें बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने और कृषि के उत्पादों को अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने की और किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। ऐसे मांगे देश के अन्य किसानों संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारतीय यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार माना। आप तीसरे अध्याय में अब बात पढ़ चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों से कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। यही विवाद 80 के दशक में
एक बार फिर उठा जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में खतरे मंडराने लगे। विशेषताएं: सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में बीकेयू ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाइयों से पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के गांवों के हजारों हजार, कभी तो 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक भर में बीकेयू ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों को विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीकेयू ने रैली का आयोजन किया। इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इन संगठन ने जातगत समुदाय को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जात पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। किसी औपचारिक संगठन ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू ने अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातगत बसगत संपर्क जाल पर आधारित था। बीकेयू के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सारे बीकेयू की गतिविधियां भी संचालित होती थी। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा। यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में यह दबाव समूह की तरह सक्रिय थी। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपने कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान के आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल और सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोलभाव की क्षमता का हाथ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने का वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत बीकेयू कृषि को WTO से बाहर रखे। सरकार भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय संयोजन समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह ने आज यहाँ एक प्रेस में सम्मेलन में जताया। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम: क्या आप जानते हैं कि मछुआरों की संख्या लिहाज से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरा समुदायों के हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे में संलग्न है। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी तो मछुआरों की जीवन व आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हुआ। पूरे 70-80 के दशक के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर राज्य सरकारों से लड़ते रहे। चूँकि मत्स्य आखेट राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरे ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर लामबंद थे। 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई तो बाध्य होकर मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम रखा गया। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा साथियों को लामबंद करने की मुख्य जिम्मेदारी संभाली। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों की हम पेशा महिलाओं को भी अपने साथ लामबंद करने का जिम्मा शामिल था। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें उसे सफलता मिली। इस क्रम में इसके कामकाज ने एक ठोस रूप भी करार किया। यानी कि यह लड़ाई सरकार की खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दे दी गई थी। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भी इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। पूरे 1990 के दशक में एनएफएफ ने केंद्र सरकार के साथ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किया। इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पेशे से जुड़े थे, ना कि उनके जो इस क्षेत्र में लाभ के लिए निवेश करते हैं। सन 2000 के जुलाई के एनएफएफ ने एक राष्ट्रीय हड़ताल आह्वान किया। हड़ताल का आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध किया गया और एनएफएफ ने परिस्थिति की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर में समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिलाया। जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे, बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अन्य सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए गए जिनका चुनावी राज में रसूख था। महाराष्ट्र की शेतकरी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसानों संगठन का जीवंत उदाहरण। महिलाओं के शराब माफिया को हराया। चित्तौड़ जिले के कलनाड़ी मंडल स्थित गुरूर गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाले जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेजा। गाँव की महिलाएं इससे भी डरी नहीं।
ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदारों के गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला किया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही। अर्थात ठेकेदार और गुंडों को हार माननी पड़ी और फिर महिलाएं ने 3 जीप को तोड़ फेंक दी। ताड़ी विरोधी आंदोलन। जब बीकेयू उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस की मंदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। बस 1992 के सितंबर और अक्टूबर की माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता था, खबर वैसी ही होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। उदय। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक दूर दराज के गांव के दुर्बंटा गांव में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के दौर के बीच पोस्ट स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी, दांत पीने की शिकायतें करती थी। गाँव को शराबी की गहरी लत लग चुकी थी। इनके चलते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। शराब खोरी के इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराब खोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगा। शराब के ठेकेदार मंदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों के व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को ही हो रही थी। इसमें परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव, मारपीट का माहौल बनने लगा। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेज़ी से फैली और करीब 5000 गाँवों में की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर जिसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। आंदोलन कड़िया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच गहरा नाता बन गया था। राज्य को सरकार की ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व प्राप्त होती थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वो घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगीं। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका मिला। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर एवं सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरी देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होना शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। 18वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाले यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की मांग की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की और धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगे। ऊपर हमने एक ऐसे विषय पर बातें की। 90वें दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। आपको ज्ञात ही होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। इस व्यवस्था को राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जा चुका संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक अभी तक जरूरी समर्थन हासिल नहीं हो सका है। कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल है, परंतु विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग बे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की, देश में आज़ादी के बाद अपनाई गई आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान लगाते रहे। यह एक और चिपको आंदोलन ने इस मॉडल पर निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा, तो वही दूसरे किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। इसी तरह जहां दलित समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन संघर्षों की ओर ले गई, वहीं ताड़ी बंदी आंदोलन ने विकास के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया। सरदार सरोवर परियोजना। 18वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा
और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े और 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजना का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्धारण किया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठता रहा। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनने का प्रस्ताव था। बांध समर्थकों का एक कहना था कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी, ताकि कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रस्तावित गांव बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988 और 89 के दौरान मिली, जब स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। वाद विवाद संघर्ष। नर्मदा नदी आंदोलन को अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजना के बेहतर मुद्दों से जोड़कर दिखता रहा। यह आंदोलन विकास के मॉडलों और उनके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता रहा। आंदोलन की एक मुख्य दलील यह रही कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं को लागत के विश्लेषण में इस बात का जायजा भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इन परियोजनाओं को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलन के लोगों ने इस महाकाय विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों के नुकसान क्यों उठाना चाहिए। इस तरह के सवालों से जूझते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ाया और अब आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुखालत करता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों के थ्रू विरोध हुआ, परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही यह स्वीकार करते कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। नर्मदा आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले उठाई। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियां तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयान करती है। उल्लेखनीय है कि 90 दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी अब जुड़े। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बृहत परियोजनाओं का विरोध करते रहे। इस तरह मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्म आंदोलन गठबंधन का अंग बन गया। जन आंदोलन के सबक। जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते हैं, उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलन का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। इन रूप में इन आंदोलन को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आंदोलन अपनी बातें रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया।
इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्यवाहियों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। उसके उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियां सरकार के निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलील एक और गहरे सवाल को जन्म देती है, और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज़ मांगों के नुमाइंदगा बनकर उभरे हैं। उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा आधारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण से ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई लामबंदी की रणनीति अपनाते थे। भारतीय प्रजा पार्टी, देखिए इस फोटो। चुनाव सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। इसका नेतृत्व किया गया मजदूर किसान शक्ति संगठन, इम्पॉर्टेंट है ये, मजदूर किसान संगठन इस द्वारा ये किया गया था। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। ये एमके से पूछा गया था पीसीएस में भी एग्जाम में। यह मांग राजस्थान के बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हुआ है। कहने के लिए विकास परियोजनाएं पूरी तरह हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना कि सारे काम में धन की हेरा फेरी हुई है। पहले 1994, उसके बाद 1996 मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में बड़ा पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा खर्च, नीतियाँ और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड अखबारों में सूचना देनी होती थी। 1996 में एमकेएस ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्रवाई का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिलिंग तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ। यह एक कमज़ोर अधिनियम था, इसमें अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार में विधेयक को सदन में रखा गया और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी हासिल कर दी गई। घोटाला रथ यात्रा, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा विकसित लोक नायक का रूप। फिर यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इनका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उन पर ये राजनीतिक दल खास नहीं देंगे और ना ही मुख्य धारा की मीडिया पर उन पर निर्भर देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं। ये राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। इसके अंदर किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है, ताकि लोग यह समझ सके कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वो क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया है। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। इसका कारण तो यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबद्ध करते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ही कर पाते हैं। इसकी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलन की जायज़ मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीतिक वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि
जन आंदोलन का नृत्य इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता है। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकार विहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। पर जन आंदोलन का नृत्य भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलन का आपसी संबंध कमजोर होता गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इस अध्याय में आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा। लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ नई चुनौतियाँ आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से ना हो सका। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे की हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप ले लिया और संघर्ष लंबा खिंचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। वो केंद्र में थोड़ी बहुत ही राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया। सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्ति किया जाता है। ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्षेत्र और राष्ट्र 1980 के दशक की स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों की स्वायत्तता की मांग उठी। इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया और अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं है कि स्वायत्तता को मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों में स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तक हिंसा के स्वर उभरे। भारत सरकार का नज़रिया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारतीय के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रही। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों, समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भी भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकता से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि आज़ादी की तुलना हमारे देश का विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों को अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था,
कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमत नहीं थे। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से 2 राज्य बना दिए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं है कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल जाए। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौती इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौती उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयाँ और उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। जम्मू कश्मीर देख लेते हैं हम। आपने जैसा कि आपको गत वर्ष पढ़ा है कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को हिंसा और सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी। इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिसमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी का शामिल थे। इसके अलगाव कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भाग हैं। इनमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं और मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं, शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान हैं। समस्या की जड़ें 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर JNK एक राष्ट्रीय रियासत थी। इसके शासक महाराजा हर सिंह भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए एक स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसी तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और उसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। इससे महाराजा को भारतीय सैनिक से सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देख लेते हैं E.B. रामास्वामी नाइकर, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध भाई, 1900 के प्रबल समर्थक, जात विरोधी आंदोलन, यो द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, जस्टिस पार्टी का कार्यकर्ता, द्रविड़ कर्सगम की स्थापना, हिंदी और उत्तर भारतीय राजस्व का विरोध, उत्तर भारतीय लोग ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे, इस मत का प्रतिपादन, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यह द्रविड़ आंदोलन का एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में से सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयवादिता भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति थी। हालांकि आंदोलन के नृत्य के एक वर्ग हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नृत्य ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक भाषणों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक E.B. रामास्वामी नाइकर, पेरियार के हाथों में था। इस आंदोलन ने एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कसगम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों की वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारत संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट रह गया। बाद में द्रविड़ कसगम 2 धड़ों में बढ़ गया। आंदोलन की शुरुआत राजनीतिक विरासत
और मुन्नेत कसगम के पाले में केंद्रित हो गई। दौरान डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीतिक कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगें थी। पहली, करड़ाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डलमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के परत उसके विरोध प्रकट करती थी। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास के ज़्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर भी थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। डीएमके हिंदी भाषा को राजभाषा दर्जा देने के भी खिलाफ थी। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलनों के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक श्री अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में 2 फर हो गया। उसमें एक दल का नाम डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा नाम खुद ऑल इंडिया अन्नादुरै कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता है। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों में दबदबा बनाए हुए हैं। इनमें से एक न एक 1996 में केंद्र से सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा। 1990 के दशक में एडीएमके मरुलमुची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और पीएमके पटाली मक्कल कच्ची और डीएमके देसिया मुरकोप द्रविड़ कड़गम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा। एक क्षेत्रीय राजनीति की भारतीय राष्ट्रवाद के लिए खतरा है माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति ने क्षेत्रीय और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। कश्मीर एक्सेड टू इंडिया। शेख अब्दुल्ला खान के बारे में जानते हैं। शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास 1953 से 64, पुनः कारावास, इंदिरा गांधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसके दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरण वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की गई। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपने फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराना जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसमें अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। बाहरी और आंतरिक झगड़े। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कार्यों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र में गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा। इस विशेष दर्जे ने 2 विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी राज्य से अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। दूसरे वर्ग अधिकांश कश्मीरियों का मानना था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थीं। पहली यह कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के समान होने पर विलय मामला राज्य के लोगों की विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसमें जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरे यह अनुभव ने किया कि अनुच्छेद 370 द्वारा किया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता बहाल करने और अधिक राज स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरी यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। 1948 से राजनीति प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियाँ शुरू की, जिससे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए जिनका
मुख्य कारक केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे। 1953 और 1964 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहीत का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में वह कांग्रेस में मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पहुंचने के लिए प्रयास किए। 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ, वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट एक अन्य अल्पावधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी भावना पैदा हुई। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जो विश्वास उत्पन्न हुआ, उससे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है और पुष्ट हुई कि जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल या कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने के राजी हो गए हैं। सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद यह तो वातावरण था जिसने 1987 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी हुई है। 1980 के दशक के प्रारंभ में से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और बढ़ गई क्योंकि समान रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 में पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिस्सा को झेलना पड़ा। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अवध के अंत में 2002 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आ गई। 2002 और उसके आगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन कार्य अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ और एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए और जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय की विविधताएं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं, जिसमें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। बाद में इसके कुछ हिस्सों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब को सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1960 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठ का आंदोलन चलाया।
पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। मास्टर तारा सिंह के बारे में देखते हैं। 1885 से 1967 प्रमुख सिख धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक, अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिम के साथ समझौते के कांग्रेस की नीति के विरोधी। पंजाबी के सूबे पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनी। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। पहली बात तो यही है कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया गया। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख मुसलमान समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जात और वर्ग के आधार पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वो सिख हों या हिंदू, अकालियों से कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। प्रस्ताव की मांग में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की बात भी शामिल है। इस प्रस्ताव में सिख कौम नेशनल समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलाबाल प्रभुत्व और वर्चस्व का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई और कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की भी वकालत की। फिर पढ़ लेते हैं संत हरचंद सिंह लोगोवाल के बारे में। सिखों के धार्मिक और राजनीतिक नेता, छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समझौता। जल्द ही यह आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ में निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया। वो आंदोलन ने सशक्त विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 में जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कोड नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाइयों से ऐतिहासिक स्वर मंदिर को भी क्षत पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इस बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला। कुछ और घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। वो अंगरक्षक सिख थे। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। कानपुर, बोकारो, चास जैसे देश कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को समान बनाने के लिए बड़ी तेज से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अपना अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगी। शांति की ओर 1984 चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाल के साथ 1985 की जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमत हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की जाए। समझौते में यह बात भी तय हुई कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी ब्यास के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उसके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमत हुई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल
बाद हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्र पर शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में समान राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। उग्रवाद की सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वो सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल, बादल और भाजपा गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी रही, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में निर्णायक मोड़ पर आ गई। क्षेत्र में 7 राज्य और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका भारत के लिए एक तरफ से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए। इसके अलावा 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। और 1947 के बाद भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके पर भी ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना भी बड़ा बदलाव आया। पूर्वोत्तर को अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसे कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगें उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी थे: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इससे पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष 2 मुद्दों 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। आज़ादी के वक्त मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़ दे तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरी राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजात समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कई ज़्यादा व्यापक ऑल इंडिया पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह अलग असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना दिया और त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म न हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाइयाँ भी की। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुत्तर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इन समुदायों को असम में ही रखा गया। कर्बी दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजात को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। अलगाववादी आंदोलन। स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था, क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समुदायों ने अलग देश की बनाने की मांग की, तो वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि
सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन 2 मामलों को आपसी तुलना हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे हैं, इसलिए भारत संघ में कोई उनका नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन का समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशक्त अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया। भारतीय सेना की विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की, इससे आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफ़े तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना तेज हुई। 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भाप कर दोनों पक्ष के नेतृत्व ने समझदारी से काम किया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए। उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बात को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसे कुछ विशेष अधिकार दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। नागालैंड की कहानी की भी मिजोरम की तरह भी नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने एक तबके में 1991 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों को एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में सब बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए, इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा आया और भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते थे कि ये लोग यहाँ की ज़मीन हथिया रहे हैं और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी हुई। 1989 से 85 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं, वो असमी लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगमी जापू फिजो नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भारत के खिलाफ सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और भूमिगत हुए। 1989 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी एक राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी और बंगाली और अन्य दल लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासी के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रस्त घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति को रोकने की भी कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा इसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा दिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा।
असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवासी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर की अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बढ़ गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को भी लेकर गुस्सा है। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया है। हमने देखा था कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। असम समझौता और नई दुनिया में बुक इसमें छपा था, देख लीजिए। सिक्किम का विलय, आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागत प्राप्त थी। इसका मतलब यह था कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोंग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता को की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया था कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इससे सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के साथ प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्व विलय की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने पर आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। दोरजी खालसा सिक्किम के लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता हीरो रहे। कभी कभी इसे अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास की मसला, कहीं तो अलगाव के स्वर भी उठे। 1980 के दशक बाद के दौर में भारत की राजनीति इस तनाव के घेरे में रही कि समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों में क्या सबक सीख सकते हैं? पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असमानता लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड जैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों से अलगाववादी मांग की गई। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं। अतः भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उससे निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। जरा 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल आसाद था। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इन सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरणों से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तीसरा सबक यह है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाकाफी है कि किसी भी प्रदेश और क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नीयत के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वचन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों का वचन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाववाद का बोझ पनपेगा। चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तत्व क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों तथा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वो यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई है उसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करे तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और साथ ही अंतर प्रांतीय तथा अंतर क्षेत्रीय आप्रवास में बढ़ोतरी होगी।
सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों में हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वो विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात पर के साक्ष्य हैं कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की छठी सूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को सुरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्ता भी दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौती भारत में पेशी आई है वैसे कुछ दूसरे देशों में आई है, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विस्तृत बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाव की राह पर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। भारत की राजनीति यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता और लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। 1989 के बीच भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय पंजाब के आतंकवादियों के बीजों विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ से समझौता किए और खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की हिमायती सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका सरकार के लिए अनुरोध पर श्रीलंका भेजे और एलटीटी आत्मघाती हत्या। गोवा की मुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हुआ, लेकिन पुर्तगाल में गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यह 16वीं सदी से औपनिवेशिक शासन में था। यह लंबे शासन से पुर्तगाल में गोवा की जनता का दमन किया और उसने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन किया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक से पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर राजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र की समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किए। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिनों की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा दिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश बने। जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी गोमतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र से मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इन तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी ने किया और 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों ने पूछा कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना। अतः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सब इंडिया आफ्टर फ्रीडम का अंतिम चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए। राजनीति के इस दौर का पूर्व अनुमान कर पाना असंभव और अब भी इसमें समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं, क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हैं। हम सब अभी इन बदलाव को इतने दूर नहीं जा पाएंगे कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम इस कुछ बुनियाद सवाल कर सकते हैं। गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा? मंडलीकरण क्या है? इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव में किन रूपों में बदला है? राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है? नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमत सी बन गई है। इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है? यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता है। इस अध्याय में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं दी गई है, कुछ तरीके बताए गए हैं, ताकि आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते हैं। आज़ादी के बाद हमारी राजनीतिक के इतिहास की आखिरी पढ़ने का मकसद यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। 1990 के दशक के विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा तफरी मची थी। भारतीय राजनीति और नए बदलाव। भारतीय राजनीति और नए बदलाव। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस साल इस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिरी
के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनकी हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्य अवधि चुनाव हुए। कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपने खास शब्दावली कांग्रेस प्रणाली कहते थे। यह बात तो प्रकट ही हो गई थी, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही। 1989 के बाद भी देश में किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी वैसे अब ना रह गई। कांग्रेस लेस गवर्नमेंट अमूल मेजॉरिटी। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति मंडल मुद्दे का हुआ। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर लागू किया। इन सिफारिशों के अंदर प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार और नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुंडा कहा गया। इसे 1989 के बाद राजनीति की अहम भूमिका निभाई। तीसरा, विभिन्न सरकार के इस दौर में जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई वो बुनियादी तौर पर बदल चुकी है। इसमें ढांचागत संयोजन कार्यक्रम नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है गया है। इनकी राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी की। चौथे, घटनाओं के एक सिलसिले के परिणत अयोध्या स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है कि यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में हुई। नई अर्थव्यवस्था का निर्माण और प्रगति। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को आर्थिक नीति के शुरुआती दौर में दिखाना। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया। उनका प्रतीक बनी इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहुत तेज हो गई। इन बदलावों के संबंध में भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से आई। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान अभियान के इस सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे के श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। गठबंधन का युग। 1989 चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को या मोर्चा जनता दल और अन्य कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन किया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। पीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वामा मोर्चा कहा गया। LK आडवाणी। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में इसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली पुनः सभी चर्चा की गई है। क्या आपको यह चर्चा याद है कि 1960 के दशक के अंतिम साल में कांग्रेस को एक छत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस प्रणाली अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई कि अब कई पार्टी इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पुनः 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दल को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ। अपने माता पिता से 1990 के दशक के बारे में घटनाओं के बारे में पूछें और उसकी बातों को कुचले दें और जानें कि क्या होता है, छानबीन करें। गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टी और आंदोलन के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों में और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, OBC की नुमाइंदगी की गई। इन दलों में ऐसे अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं की दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया।
संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता कि राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा व वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस व वाम मोर्चा दोनों पर इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली। भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अगुवा के रूप में या एनडीए के रूप में सत्ता में आई। 1998 के मई में और 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 19 अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की रजक सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। 1999 वक्त की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस चंद सालों पहले वह एक था जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से होती थी और उसका खात्मा भी कांग्रेस पर ही होता था। एक प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफर पर एक कम्युनिस्ट की नज़र। इस तरह 1989 के चुनाव में भारत में गठबंधन सरकार की राजनीति एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद में केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी या दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टी की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996, 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग और 2004 और 2009 की संपरंग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में यह परिविध बदल गई है। आइए अब तक जो हमने देखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकार का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणत है। कुछ पिछले दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकार की युग की तरफ ले गए। केंद्रीय सरकार 1989 के बाद दिसंबर 1989 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार वाम मोर्चा बीपी सिंह, नवंबर 1990 भाजपा का समर्थन, नवंबर 1990 से 91 राष्ट्रीय मोर्चा का तब का समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर राव, फिर जून 1991 से मई 96 तक AIDMK तथा कुछ अन्य दलों का PV नरसिम्हा राव और 1996 से मई 1996 से जून 1996 भाजपा अल्पमत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD देवगौड़ा जी बने जून 1996 से 1997 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा सरकार, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने 1997 से 1998 कांग्रेस की संयुक्त मोर्चा सरकार, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 में भाजपा नीतिक राजग सरकार, और मई 2004 से 2014 मनमोहन सिंह, ये कभी लोकसभा के नेता नहीं चुने गए। फिर नरेंद्र मोदी जी आए मई 2014 के से और आज तक हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इस विभिन्न हित सामूहिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस प्रघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। 5वें अध्याय में हम बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक में विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और उन्होंने अपने खुद पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी कवर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। इस अवधि का दूरगामी बदलाव यह था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप OBC शब्द से परिचित होंगे। इसके विचार विभाजन की एक प्रशासनिक कोड अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात से एक अलग कोड का है, जिसमें शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। 6ठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा है। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों में इन तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों की राजनीतिक अभियुद्ध की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ग्रामीण इलाकों में अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार थे। मंडल का लागू होना। 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली।
नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए। इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ, जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे। उससे उन्हें इसका फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। मंडल आयोग दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो कम से कम 1960 के दशक के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थे। 1977 और 89 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज़ उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसमें जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंप दिया गया। आज़ादी के बाद यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया था। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। आमतौर पर इस आयोग के इसके अध्यक्ष विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से बीपी मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल आयोग का गठन भारतीय राजनीतिक या भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा आयोग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियाँ हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के कई समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक है। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों को नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के इस फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उभरा। इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। यह प्रकरण इंदिरा साहनी के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में अपने इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त की। बीपी मंडल बिहार से सांसद चुने गए थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। राजनीतिक परिणाम 1980 के दशक में दलित जनजातियों के राजनीतिक संगठनों में उभार आया और 1978 बामसेक बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों और राजनीतिक सत्ता की जबरदस्ती तरफदारी की। इस प्रवृत्ति का विकास दलित शोषित सामाजिक संघर्ष सीमित था। इसके बाद के समय बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशी राम ने की। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 से 91 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल काशी राम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी। बहुजन यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज़्यादा हैं। संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते थे, लेकिन अब इसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। काशीराम जी बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा, बामसेफ और DS4
अतः 1984 में बसपा की स्थापना की। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया कि एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रता के बारे में बहसों का सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी शामिल हो गई। जनता पार्टी के पतन के बाद बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 से 1984 के चुनाव को खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदू तथा हिंदूपन शब्द को बीडी सावरकर ने गढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, हिंदू तथा हिंदूपन शब्द को बीडी सावरकर ने गढ़ा था और इसका परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो मात्र भारत भूमि को न सिर्फ तीर्थभूमि बल्कि अपने पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वो यह भी जानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू सांस्कृतिक ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इससे पहली बात यह है कि 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। इंपॉर्टेंट है, शाहबानो किससे संबंधित है? यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का है। उसने अपने भूतपूर्व पति से दो गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। वो पुराणपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप मांगा। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकार पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया और सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को ही अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करा दिया। अयोध्या विवाद। दूसरी बात का संबंध है फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से। इस अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वो इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चल रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपा सलार था। कुछ हिंदू मानते कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनवाई गई थी और इस विवाद से अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक में के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतिक्रमक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। विध्वंस। उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों में लोग आज उठे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना को कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे इसे लिब्राहन आयोग कहा जाता है। उस स्थितियों की जांच करने के लिए कहा गया जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ ऐसे ही समान सवाल आन खड़े पड़े
जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहाँ बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में हो, उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद देश में यही सवाल एक बार फिर मुखर हो गया। इन कार्रवाइयों के से उस विनाशकारी घटनाओं की अनुगूंज सुनाई दी, जिनकी परीक्षा दिसंबर 1992 को दिन अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के दीवारी ढांचे के ध्वंस में हुई। हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इससे भी भारी क्षति तो हुई, इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जाता रहा है। यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना के अभियोग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं, क्योंकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की बुनियाद पर पड़ता है। इसलिए हम उसे एक दिन को प्रत्येक कारावास का दंड भी देते हैं। मुख्यमंत्री न्यायाधीश वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति जी एन रे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वादा किया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी, और इस वायदा खिलाफी से जुड़े मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ, 28 अक्टूबर 1994। इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल विभाग छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद में कई दफ़ा चुनौती का सामना करना पड़ा। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके कि ऐसा 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमान के विरुद्ध हिंसा भड़की, जिसे गोधरा कांड कहा जाता है। गुजरात के दंगे 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन घटी एक घटना इस हिंसा का तत्कालिक उकसावा साबित हुआ। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमान 27 फरवरी को 1947 को संविधान सभा ने संबंधित मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अन्य मामलों के सलाहकार समिति की पहले बैठक में पटेल ने जोर देकर कहा कि यह हमारे ऊपर है कि हम इसे एक खोखला दावा या एक झूठा दावा साबित करें और जता दें कि अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा की चिंता हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। हमारा ध्येय उनमें से हर एक को संतुष्ट करना है। आइए हम साबित करें कि हम अपने ऊपर शासन कर सकते हैं और किसी दूसरे पर शासन करने की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। गुजरात की घटनाओं से देश में मरम्मत है। इन घटनाओं की शुरुआत गोधरा कांड से हुई, फिर लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा हिंसा का तांडव मचा, जिससे पूरा राहत दहाल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि आयोग की राय में राज्य सरकार लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और समता और गरिमा को हनन को रोकने बुरी तरह नाकाम रही। घावों को भरना और शांति सौहार्द से भरे भविष्य की राह तलाशना जरूरी है, लेकिन इन उच्च आदर्शों को पाने की साजिश न्याय तथा देश के संविधान के मूल्यों और कानून की बुनियाद पर की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट 2002 के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारी गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने और भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को रोकने का फैसला किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों में भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है, और गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री गुजरात को मेरा संदेश है कि वे राज धर्म का पालन करें। शासक को अपनी प्रजा के बीच जात, मत और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कहा। एक नई सहमत का उदय 1989 के बाद के अवध को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की ओर अवध कहा गया। यदि आप इस दौर की राजनीति को जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की देखनी पड़ेगी। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन स्पर्धा में लगे थे। 1984 में चुनाव में तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? 2004 में लोकसभा चुनाव 2000 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त
यूपीए जिसको बोला जाता है, प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन का निरोध कांग्रेस ने किया। संपर्क को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस पुनः उत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफ़ा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संप्रस्त को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम की बदल गई है। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही थी, उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियां उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल और वाम मोर्चा के दल, और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी भी में शामिल नहीं हैं। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेर फेर भी है। बढ़ती सहमत। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमत है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमत उभरती सी जान पड़ गई। इस सहमत में चार बातें थी। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमत। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ थे, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा, भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। लोकसभा का चुनाव। दूसरा पिछड़ी जनजातियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया और कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी बन रही है और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमत के बगैर राजनीतिक गठजोड़। गठबंधन की राजनीति ने इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं, जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलाव के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी थी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुँचे हैं जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्यतः राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमत है। अगर राजनीतिक दल इस सहमत के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप और सपन और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जात, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में बढ़ित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण कर लेगी। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यहीं पर इंडिया आफ्टर गांधी या इंडिया आफ्टर फ्रीडम समाप्त होता है। यदि आप सबको अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।